Hi everyone, this is Dr. Anamta Rizvi, a UGC NET English Literature Educator at Study IQ. Today I have brought a very important lesson, and that is the discussion of the entire syllabus of English Literature जो कि आपके UGC NET पेपर 2 में आता है, ठीक है? तो ये बहुत elaborate detailed discussion है syllabus का. So जून में एग्जाम है, we all know that जून 2025 को expected एग्जाम है नेक्स्ट नेट का. So the basic थिंग इज कि हमें समझना है कि सिलेबस कैसे है, क्या है सिलेबस, क्या स्ट्रक्चर्ड है, किस तरह से स्ट्रक्चर्ड है सिलेबस. कौन कौन से राइटर्स पूछे जाते हैं, कौन से एज पूछी जाती है, एवरीथिंग विल बी डिस्कस इन टुडेज क्लास. ऑल राइट. सो एलिजिबिलिटी के लिए वी नो कि आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए फॉर योर एग्जामिनेशन इन नेट. अगर आप इंग्लिश लिटरेचर में एग्जाम दे रहे हैं तो यू मस्ट हैव अ डिग्री इन मास्टर्स इंग्लिश लिटरेचर. ऑल राइट. सो इसी तरह से सारे एग्जाम्स के लिए होता है. इसका एग्जाम पैटर्न क्या है? तो इसके एग्जाम में जो नेट का एग्जाम होता है उसके दो पेपर होते हैं. एक होता है पेपर 1. पेपर 1 में आपका जनरल स्टडीज का पेपर समझ लीजिए, जहाँ पे आपके 10 यूनिट्स होते हैं, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, एंड यू हैव लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस, all those units जो कि important है for you to become an assistant professor आगे जाके ना university. And of course the second paper, paper 2, is completely purely your subject, that is English literature. Okay, so जो 10 units हैं, क्या syllabus है, उसको हम details में आज पढ़ाई करते हैं उसकी. We'll study this today. Okay, okay. So guys, before that, let me tell you about myself. I'm Dr. Anamta Rizvi. I did my PhD from the Department of English, Jamiat Millia Islamia. I have previously also taught in many EdTech platforms and in universities as well as colleges. And now I'm here as an educator of English literature for NET at Study IQ platform. Okay, so I qualified my GRF. I have published in the Macmillan and many other papers and articles. So okay, let's go ahead with today's detailed discussion. सो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यूनिट 1 जो आता है आपका ड्रामा. नाउ ड्रामा इज वन जॉनरा जो कि एनी टाइम पोएट्री और नॉवल से प्रोज से बहुत पहले आ गया था, बिकॉज ड्रामा इज अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट ऑफ एंटरटेनमेंट, सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ एंटरटेनमेंट. तो ड्रामा अगर हम देखें तो ये बहुत शुरुआत से आ गया था, इसीलिए हम लोग ड्रामा पढ़ते हैं ancient से, ancient, medieval and Anglo-Norman drama. Okay, so overview of drama's origins, evolution during the ancient, medieval and revival periods. Okay, key dramatists of the age of revival आ जाएगा, Elizabethan to Jacobean period आ जाएगा. तो इसमें हम लोग शुरुआत से पढ़ेंगे from the Greek dramatists to Roman dramatists and everything, जहाँ पे हम लोग एरिस्टोटल की थ्योरीज पढ़ेंगे, किस तरह से ड्रामा इमर्ज हुआ, एंड देन ऑफ कोर्स एलिजाबेथन एरा में इतना ज़्यादा जो बूम किया था, ब्लूम किया था ड्रामा ने, बिकॉज ऑफ शेक्सपियर, बिकॉज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ विट्स. सो दिस ऑल विल बी डिस्कस. एंड देन ऑफ कोर्स जैकोबियन ड्रामा, जहाँ पे जैसे ड्रामेटिस्ट थे बेन जॉनसन, जॉन वेबस्टर, Thomas Middleton and so many other writers, dramatists who wrote a very significant place will be discussed here. Okay, restoration, उसके बाद हमारा आ जाता है restoration to new classical age drama, an age which is known for comedy of manners. So Etheridge, William Congreve and Richard Lee, there are so many dramatists who belong to this era, and इससे बहुत questions आते हैं restoration drama से. Okay, so this will be discussed in detail. Then you have moving ahead to the next one. उसके बाद आपका जो ड्रामा सारे पीरियड्स का हमने फोकस कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स विक्टोरियन टू मॉडर्न एज ड्रामा भी आएगा. विक्टोरियन टू मॉडर्न एज ड्रामा तो बहुत सिग्निफिकेंट है, प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, चाहे आपको सैमुअल बेकेट हो गया, पिंटर हो गया, एडवर्ड बॉन्ड हो गया, टॉम स्टॉपर्ड हो गया, whoever comes in this century, we will be discussing this in detail. And then contemporary drama, drama of present time. So present time drama में हमारे ड्रामेटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडेड होते हैं, चाहे वो वोल सोइन का हो गया, चाहे वो महेश दत्तानी हो गया, चाहे वो अमेरिकन ड्रामेटिस्ट हो गया, एनीवन, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन दिस कंटेम्प्रेरी ड्रामा, जो कि बहुत राइज किया था फ्रॉम 1950 टू द प्रेजेंट टाइम, पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ओके, so moving ahead to the next one, the next unit we have is unit of poetry, pre-Chaucerian and age of Chaucer poetry. Okay, Chaucer poetry से हम लोग पढ़ेंगे. इससे पहले भी इनफैक्ट प्री चॉसेरियन पोइट्री आपके कहाँ से शुरू होता है? यू कैन टॉक अबाउट एंग्लो सैक्सन पोइट्री. ओके, जहाँ से
Beowulf आया, Cadman hymns आया, इतनी सारे works आए थे from the 9th century onwards if you see. Okay, so जितने भी works आएंगे that will be discussed in great detail. Of course, time of Chaucer की जो Canterbury Tales आई, it was a watershed event you can say, something जो कि पूरे poetry को change कर दिया and English language की foundation को establish कर दिया. बहुत सारे जितने भी writers थे जो English में लिखने लगे, they basically say कि चौसर क्योंकि इंग्लिश उन्होंने लैंग्वेज चूज किया कि मैं इंग्लिश में लिखना है, इस वजह से इंग्लिश को एक पॉपुलैरिटी मिल गई. ऑल राइट, सो क्योंकि उस टाइम में बहुत सारी लैंग्वेजेस थी, लोग लैटिन में भी लिख रहे थे, फ्रेंच में भी लिख रहे थे, बट इंग्लिश वॉज अ लैंग्वेज ऑफ द मासेस. सो चौसर ने इंग्लिश में चूज किया लिखने के लिए, एंड सो ऑन सो फोर्थ. जितने भी हमारे सक्सेसर्स थे, दे ऑल रोट इन दिस लैंग्वेज. ओके, सो पोएट्री इन द एज ऑफ रिवाइवल हो जाएगी आपकी. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, जहाँ पे चौसेरियन, इंग्लिश एंड स्कॉटिश चौसेरियंस के बारे में बात होंगी. एंड देन ऑफ कोर्स द रेनेसां पोएट्री, द एलिजाबेथन पोएट्री, फिलिप सिडनी, एडमंड स्पेंसर, शेक्सपियर, मेटाफिजिकल पोएट्स, cavalier poets, and so on. Everything will be discussed in great detail. Then moving ahead to the next one. इसके बाद पोएट्री में देखें तो हमारा प्योरिटन एंड रेस्टोरेशन एज पोएट्री आती है. आपके जॉन मिल्टन आएगा, ड्राइडन आएगा, अलेक्जेंडर पोप आएंगे, एंड ऑल दोस पोएट्स विल बी देयर. And then comes the neoclassical Augustan age, 1700 to 1798. Over here we will be talking about all the poets. For instance, 1700 के बाद से कौन से poets मशहूर हुए थे? Alexander Pope है, Jonathan Swift है, and all the poets that were of that period. Okay. And the romantic age poetry जहाँ पे poetry as a genre सबसे ज़्यादा flourish हुआ था, सबसे ज़्यादा इसमें a significant amount of volumes पे volumes आई थी poetry की. So we know Wordsworth, Coleridge, Keats, Shelley, and Byron. All these will be discussed in good detail. Then you comes to Victorian poetry, 1837 to 1900, Alfred Lord Tennyson, Robert Browning, Elizabeth Barrett Browning, Pre-Raphaelite Brotherhood. यहाँ पे वो सारे poets आते हैं, तो मतलब it will be discussed. And then of course the modern contemporary period, मतलब those poets across the world. I always remember कि after 1950, the literature, English literature is not only confined to British poetry or British literature per se. यहाँ पे हमारा जितना भी लिटरेचर है, एवरीथिंग कम्स टू मॉडर्न कंटेम्प्रेरी, जो भी है हमारे अक्रॉस द वर्ल्ड जो लोग पोएट्री लिख रहे होते हैं उनके बारे में. ओवर है इवन इंडियन इंग्लिश पोएट्स आर इंक्लूडेड, दो उनके लिए अलग सेपरेट यूनिट है, बट स्टिल दिस includes all the writers, all the poets across the world. Okay, so मतलब हमारा जो यूनिट्स हैं इसमें सिर्फ ब्रिटिश पोएट्री को फोकस नहीं कर रहे हैं, टुवर्ड्स द एंड वी फोकस across the world. All right, जब इंग्लिश एकदम पॉपुलराइज हो गई थी, everybody was following that. Then next you have, the next unit you have is fiction and short stories. So we know कि pre-Chaucer to Elizabethan age fiction short stories का popularize हुआ था. इतना popular नहीं था शुरुआत में, मतलब रेनेसां की एज में. Why? Because ज़्यादा से ज़्यादा attention was being given to drama, poetry and so on. All right, just a second guys. So Renaissance was a period where things just a second. Yes. All right. So development of fiction during the pre-Chaucerian Elizabethan period, the significant works and key writers from these eras. Okay, so अगर हम लोग देखा जाए Elizabethan age में एक ही मशहूर बोलते हैं कि जो novelist थे वो थे Thomas Nash, जिन्हें The Unfortunate Traveller लिखी है, वही थे. He was kind of popular during that time, and apart from that hardly anybody was popular. Puritan Restoration, Neoclassical age and the Romantic age. Okay, यहाँ पे अगर हम देखा जाए fiction in the Puritan and Restoration period, hardly there was much, but we will be discussing anything that was there. Major writers of Neoclassical fiction, again, ज़्यादा predominate क्या करता? Drama and poetry. Not many novelists. Novelists आए थे during the 18th century. जब Richardson आए थे, उनकी Pamela आए थे, Henry Fielding आए थे, Swift आए थे, and so on. ठीक है? Romantic age में introduction to romantic fiction, Gothic novels and notable works of the period. So we know Mary Shelley की Frankenstein एक Gothic novel थी, उसके बाद Horace Walpole का work आया, and so on. Okay, so we'll be discussing all those in the Romantic age. Then comes the Victorian age. So now this is the era. ये जो era था, यहाँ पे novel का एकदम steep rise हुआ था. It was like a completely going up. In fact, this was चाहे आपका चार्ल्स डिकन्स हो, वेकपीक्स ठाकरे हो, थॉमस हार्डी हो, जेन ऑस्टन थोड़ा सा पहले लिखा था उन्हें, जॉर्ज इलियट हो, everyone, it was blooming like in a very prolific manner. Okay,
सो फिक्शन इन द मॉडर्न एज, फिक्शन इन द मॉडर्न एज वी नो, बाद में आके मॉडर्न एज में तो नॉवल बिकेम द फेवरेट जॉनर, क्योंकि रीडिंग हैबिट्स इंक्रीज हो गई थी लोगों की, एंटरटेनमेंट का एक फॉर्म बन गया था, एंड थिंग्स इंक्रीज. ऑफ कोर्स मॉडर्न एज के जो नॉवलिस्ट हैं दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू बी रेड. एंड देन कंटेम्प्रेरी पीरियड, अगेन पोस्ट 95 की बात करें तो इट मीन्स दैट इट इज नॉट ओनली ब्रिटिश नॉवलिस्ट बट novelists across the world. All right, उसमें आपके ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड, कैनेडियन, अमेरिकन, जापानीज, इंडियन, everyone covers. All right, then you have the next one, and then we are coming to prose. Now prose is another very important. Prose बहुत पहले से चल रहा था, बहुत पहले से ना, फिक्शन से भी पहले. So chronicles, नॉन फिक्शन, एंग्लो नॉर्मन पीरियड कि उस टाइम पे क्या लिख रहे थे, प्योरिटन टू रोमांटिक एज नॉन फिक्शन. सो जितना भी नॉन फिक्शन प्रोज राइटिंग लिखा जा रहा था, चाहे वो फ्रांसिस बेकन हो, चाहे वो जॉन लॉक हो, उनके एसेज हो, पैम्फलेट राइटिंग हो, पीरियोडिकल्स हो, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड in this lesson. Okay, in this unit, the Victorian modern age non-fiction, the Victorian age, modern age, key prose writers and their contribution, and of course then comes the contemporary American and non-British fiction जो कि बहुत पॉपुलराइज हुआ था. सो प्रोज एक ऐसा सेक्शन जैसे कई बार काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड दिस नीड्स टू बी गिवन अ लॉट ऑफ अटेंशन. Then you have coming to the rest of the units. तो ये 4 units तो हमारे हो गए आपके ड्रामा, पोएट्री, फिक्शन एंड प्रोज. ओके, ये 4 units हो गए जो मेन यूनिट्स होते हैं. अब जो ये यूनिट्स आने से यूनिट 5 है, लैंग्वेज बेसिक कॉन्सेप्ट थ्योरीज एंड पेडागोजी. ये एक नया यूनिट है जो 3-4 साल से ही इंक्लूड हुआ है, एंड इसका पढ़ाने का तरीका मेरा बेसिकली ये होता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चंस को देख के उन्हीं में से थ्योरीज बनाती हूँ, उन्हीं में से मैं इसको इलाबरेट करती हूँ. वाई? बिकॉज बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं. सो इसमें जितने भी ये बेसिकली आपके जितने भी लिंग्विस्टिक्स हैं, इंग्लिश लैंग्वेज से लेकर जो भी रिलेटेड है, ग्रामर से लेकर, उसमें बट नॉट एग्जैक्टली ग्रामर बट syntactical structures and phonemes and all those kind of questions come from this unit. Okay, so language basic concept theories and pedagogy, introduction to language and its definition, origin and development of language. This is your unit number 5. Then comes your unit 6, English in India, history, evolution and futures. ये तो हमारे country का unit है, so we have to learn this very very hard. और हमें सब पढ़ने में मजा भी आता है, इस unit को समझ में भी आता है, क्योंकि we are the subjects of colonization. तो हमें पता है कि हमारी country कब से रूल करती जा रही है, तो कब इंग्लिश आई इंडिया में, कैसे स्टैब्लिश हुई, कैसे लिटरेचर बना, कैसे लिटरेचर लिखा जाता था प्री इंडिपेंडेंस एरा में, कि सर सरोजिनी नायडू, रविंद्र घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर, मुल्क राजानंद, आर के नारायण, राजा राव, तोरू दत्त, ये कैसे राइटर्स लिखते थे. उसके बाद पोस्ट 947 कैसे राइटर्स लिखने लगे, कौन सी पोइट्री आई, निसमिजिकल, ए के रामानुजन, कमला दास, एंड देन ऑफ कोर्स पोस्ट 1981 में जब सलमान रुश्दी ने आया तो एलन सीडी ने लिखा, शशि थरूर ने लिखा, एंड किरण देसाई, अनीता देसाई, रोहन मिस्त्री, एंड सो ऑन. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस all these units, all these writers in a very comprehensive manner. Why? Because again नेट वाले, नेट का जो एग्जाम होता है इस यूनिट पे बहुत emphasis होता है, बहुत फोकस होता है. Then you are going ahead with the literary theory that is post World War II. Okay, sorry, literary criticism. फिर literary criticism आपका आता है, criticism कहाँ से develop हुआ, nature and function literary criticism, and completely overview of major critics. So major critics अगर हम देखा जाए तो कहाँ से आ रहा है, हमारे मेजर क्रिटिक्स आ रहे हैं एलिजाबेथन पीरियड से. फिलिप सिडनी का एन अपॉलजी ऑफ पोएट्री, उसके बाद धीरे धीरे बेन जॉनसन ने भी वर्क लिखा था क्रिटिसिज्म में, एडमंड स्पेंसर ने भी लिखा था, एंड दिस इज हाउ सो ऑन सो फोर्थ. जितने भी राइटर्स हैं हमारे एलिजाबेथन पीरियड के, रेस्टोरेशन एज के, जैसे जॉन ड्राइटन पे से क्वेश्चन आता है, कितना नियंडर उनका ड्रामेटिक पोएजी है. So all these things will be discussed from your from your Elizabethan period to the present times of the literary criticism. Then comes a very significant unit, and that is literary theory. Okay, so we all know the importance of literary theory post Second World War. Okay, किस तरह से फॉर्मलिज्म आया, न्यू क्रिटिसिज्म आया, स्ट्रक्चरलिज्म आया. सो ये पूरा का पूरा डिस्कस किया जाएगा लिटरेरी थ्योरी post World War II. Okay, so this will be introduction to major theories. New formalism से शुरुआत होती है, formalism, psychoanalytic criticism, new criticism, cultural materialism, feminist criticism, post colonialism, and name it, eco criticism जो आज के टाइम में बहुत questions पूछे जाते हैं उस पे से भी, gender, LGBTQ rights and everything will be discussed. Okay, so this is a literary theory, and of course the last one that we have, the last unit and the most significant, and that is
कल्चरल स्टडीज. ओके, सो ओके, यूनिट 10 आपका, इसी में आपका कल्चरल स्टडीज भी आएगा. आई थिंक आई डिस्कस्ड इट. एज मिस आउट ऑन एनी यूनिट? कल्चरल स्टडीज, मैंने कल्चरल स्टडीज के बारे में भी आई थिंक आई शुड टेल यू गाइज. सो कल्चरल स्टडीज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है. ये यूनिट नंबर 7. ओके, सो कल्चरल स्टडीज और लिटरेरी थ्योरी की काफी थ्योरीज ओवरलैप करती हैं, बट इसमें आपका जिसमें कल्चरल स्टडीज में एस्पेक्ट्स होते हैं, दे आर वेरी वेरी डिफरेंट, वेरी न्यू एंड वेरी इंटरेस्टिंग. इसको पढ़ने में बड़ा मजा आता है. सो जितना भी जैसे कल्चर स्टडीज नाम ही कहता है, इट टॉक्स अबाउट एंटायर कल्चर दैट विल बी स्टडिंग पोस्ट 1960s. जैसे रिचर्ड हॉगार्ड ने जो सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चर स्टडीज इस्टेब्लिश किया था बर्मिंघम यूनिवर्सिटी से, उसके बाद से जो ये कल्चर स्टडीज एज अ डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन पढ़ा जाता है, उस पर सारा फोकस होगा. ठीक है. Then the last unit that we have, and the most important, that is research methods and materials in English. Okay, so guys, I always say that ये जो आपका यूनिट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो यूजीसी नेट है, ओके, ये इस पे बहुत फोकस करता है, बिकॉज दे आर टेकिंग दे वांट यू कि वो एग्जामिनेशन में बच्चे पास हो जो कि रिसर्च का एक इंक्लिनेशन रखते हैं, जिनको रिसर्च की तरफ जाना है. ओके, सो ऑलवेज नेक्स्ट स्टेप हमारा यूजीसी नेट सर्टिफिकेट के बाद क्या होता है कि हम अपना पीएचडी करें, राइट. जेआरएफ के बाद हमें अपना पीएचडी करें. सो दिस इज एग्जैक्टली जो सीरियस हैं रिसर्च में जाने के लिए, दिस इज द रीजन के रिसर्च पे से बहुत क्वेश्चंस आते हैं. तो रिसर्च मेथड्स एंड मटेरियल्स इन इंग्लिश, मीनिंग एंड स्कोप, लिटरेरी रिसर्च टेक्निक एंड सोर्सेज, एवरीथिंग. पीएचडी में किस तरह से रिसर्च होती है, पीएचडी रिसर्च के क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं, क्या व्हाट काइंड्स ऑफ रिसर्च, व्हाट टाइप्स ऑफ रिसर्च, एमएलए फॉर्मेट, शिकागो स्टाइल, एपीए स्टाइल, दिस ऑल इज आस्क्ड इन दिस यूनिट. सो गाइज, दिस वॉज अ डिटेल डिस्कशन जहाँ पे हम लोग ने अपने पूरे के पूरे सिलेबस के बारे में बात की थी. इसी तरीके से, इसी मैनर में मैं पढ़ाऊंगी. कल मैंने पूरा डिस्कस किया था फ्रॉम जनवरी एंड से लेकर के कैसे हम लोग अपना सफ़र डिसाइड करेंगे, कैसे हम लोग अपना जर्नी डिसाइड करेंगे पढ़ाई की, पूरा का पूरा कैसे कोर्स कंप्लीट होगा. सो दिस आई हैव डिस्कस्ड. सो गाइज, द बैच इज स्टार्टिंग, लेट मी टेल यू, 30 जनवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है गाइस. सॉरी, give me 1 minute. The batch is starting from 30th January. Okay, 30th जनवरी से बैच शुरू हो रहा है. 5499 इसकी फीस है, एंड आप AR लाइव कोड यूज कर सकते हैं to purchase this course, enroll for the batch. Okay, please, जो भी स्टूडेंट सीरियस है, I really request के I want serious students in my class. I want those students जो कि सच में they are aiming for June 2025. Even if you think that हम लोग को scratch से शुरू करना है, believe in yourself and I will be the one guiding you, and trust me, you will very easily be able to qualify your exam. Okay, hard work is required from your end also, because I will be putting double the hard work to teach all of you. Okay, so guys, on this note, I will be ending the lecture, and I hope to see you all in the classes. Thank you, everyone.